हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर उम्मीद क्लासेस आपके समक्ष कुछ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 जीव विकास से संबंधित कुछ एमसीक्यूज लेकर उपस्थित हुआ है, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं तथा क्लास 12th जो बायोलॉजी है बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। तो आज की हम क्लास का आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। मैं कुछ नए सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की हम क्लास का आगाज़ करते हैं। मेरे साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने उपस्थित है। जीवन की उत्पत्ति का सबसे अधिक, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है जीवन की उत्पत्ति का सबसे अधिक तरंग संगत मत किसका था, यानी अधिक जो तरंग संगत मत था वो किसका था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मूरे का था, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विजमैन का था, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है स्टिनेले था, मिलर का था, और डी ऑप्शन कह रहा है ओपेरिन का था। तो मेरे साथियों, हम जाने वाले हैं कौन से आंसर के पास। ए ऑप्शन के पास जाएंगे, बी ऑप्शन के जाएंगे, या सी ऑप्शन के पास जाएंगे, या डी ऑप्शन के पास जाएंगे। तो मेरे साथियों, हम जाने वाले हैं डी ऑप्शन के पास, ओपेरिन। जीवन की उत्पत्ति का जो सबसे अधिक तरंग संगत जो मत था वो ओपेरिन का था। अर्थात मेरे साथियों, यहाँ डी ऑप्शन है तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी ओपेरिन का जो सिद्धांत था तर्क संगत था, एक तरंग संगत के रूप में मत था। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज द्वारा पृथ्वी की यात्रा की वह है सेंचुरी, बीगल, बिगुल या सिंगल। तो मेरे साथियों, यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो है सेकंड ऑप्शन, बीगल। क्या है मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज द्वारा पृथ्वी की यात्रा की थी वो है बीगल। अर्थात मेरे साथियों, यहाँ बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित मेरे साथियों। क्वेश्चन कह रहा है वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है, वह कौन सी शाखा जिसके अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है। अनिर्थोलॉजी कहलाता है, पेलियंटोलॉजी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, या इथोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, बहुत ही 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है सेकंड ऑप्शन, पैलियंटोलॉजी। वह शाखा जिसके अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका मेरे साथियों, जीवाश्मों का अध्ययन, यानी जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वहाँ होगा पैलेंटियोलॉजी, यानी और पैलेंटियोलॉजी कहलाएगा। क्या दोस्तों कहलाएगा, पैलेंटियोलॉजी। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। डार्विन की फिंस एक उदाहरण है। मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जामों में 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। और बात रहे क्लास 12th बोर्ड की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी दृष्टि से। यानी डार्विन की जो फिंस है किसका उदाहरण है। संयोजी कड़ी का एक, अनुकूली विकिरण का एक, अभिसारी जैव विकास का एक, औद्योगिक मिलनीकरण का है। तो मेरे साथियों, यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो है, तो हम जाने वाले हैं मेरे साथियों सेकंड ऑप्शन के पास, यानी अनुकूली विकिरण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। कौन सा, सेकंड ऑप्शन, अनुकूली विकिरण की का। तो बात करें अनुकूली विकिरण क्या है, तो मैं मेरे साथियों बता दूं कि एक स्थान से विशेष भूगोलिक, जब एक स्थान से विशेष भूभौगोलिक भाग में, एनसीईआरटी किताब लिखती है कि एक स्थान विशेष भूभौगोलिक भाग में विभिन्न जातियों की विकास क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी दूसरे स्थान से शुरू होकर अन्य भूभाग पर तक फैल जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भूभाग तक फैल जाना। किसका फैल जाना, विभिन्न जातियों के विकास का। किसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, विभिन्न जातियों के विकास का एक स्थान से दूसरे अन्य भूभौगोलिक भाग पर फैल जाना क्या कहलाता है, अनुकूली विकिरण। और इसके अंदर बात करें तो डार्विन ने दक्षिणी अमेरिका के समीप स्थित गैलोपसेप गैप की
विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों के कारण उस उपस्थित जो भिन्न प्रकार की जंतु पादप और पादप समिष्ट का अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो मेरे साथियों यहाँ बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही मेरे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, प्राकृतिक जो वर्ण का सिद्धांत था वो किसने किया था? लेमार्क ने किया था। किसने किया था? लेमार्क ने किया था या डार्विन ने किया था? ह्यूगो डी डिब्रीज ने किया था? अरस्तु ने किया था? मेरे साथियों तो हम जाने वाले हैं राइट आंसर के पास। कौन सा है वो राइट का आंसर? तो मेरे साथियों हम जाने वाले हैं राइट आंसर के पास। कौन सा है मेरे साथियों राइट आंसर इसमें? तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा डार्विन ने, यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा यह क्या कह रहा है? एक प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। अब बात करो कि प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किस प्रकार किया था? तो माल्थस 1838 में, और स्पेनेसर लॉयल ने वेलेस के विचारों से प्रभावित होकर चार्ल्स डार्विन ने क्या कहता 1858 के अंदर। कब? 1800 मेरे साथियों 1858 के अंदर। कब? 1858 में वेलेस के साथ मिलकर, किसके? वेलेस के साथ मिलकर चार्ल्स डार्विन ने जीवों में जीवन के लिए संघर्ष का तथा प्रकृति द्वारा योग्य जातियों का चयन के विचार के संयुक्त रूप में सन 1859 में अपनी पुस्तक लिखी थी, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति। कौन सी पुस्तक? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति में प्रकाशित किए तथा इनके सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत कहते हैं। यानी एक पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति। सन 1859 की जो पुस्तक थी मेरे साथियों। और जब यह प्रतिपादन किया था वो कब किया था मेरे साथियों? वो किया था 1858 के अंदर। और वो पुस्तक थी वो कब प्रतिपादन किया था उसका? वो 1859 के अंदर। और उस पुस्तक का नाम था प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा मेरे दोस्तों। क्या राइट माना जाएगा? बी ऑप्शन। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, आदि मानव से अभिनव मानव तक मानव विकास कालानुक्रमिक क्रम है। मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कभी कभार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है। जो आदि मानव से, किससे? आदि मानव से अभिनव मानव तक मानव विकास का कालानुक्रमिक क्रम है। ए ऑप्शन कह रहा है रामापिथेकस से होमो हेबिलिस, ऑस्ट्रेलियापिथेकस से होमो इरेक्ट। तो मेरे साथियों इन ऑप्शनों को ध्यान में पढ़कर तो हम कौन से आंसर के पास जाने वाले हैं? आप सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है। स्क्रीन की मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि ऑप्शन को पढ़िए और अपने दिमाग की घोड़ों को दौड़ाइए और पता लग गया है कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है। तो इसका जो मेरे साथियों जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन मेरे साथियों। डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आदि मानव से लेकर अभिनव मानव तक का विकास था। उसमें का नाम सबसे पहले आया था रामापिथेकस, उसके बाद आया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और उसके बाद में आया गया था होमो हेबिलिस, और उसके बाद में आ गया था होमो इरेक्ट। क्या आ गया था? होमो इरेक्ट। तो इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हम भारतीय लोग हैं उनका जो कौन से विकास में थे, तो उनका जो मेरे साथियों जो राइट आंसर है उनका होगा होमो सेपियंस। खाली होमो सेपियंस नहीं है मेरे साथियों, होमो सेपियंस है। ठीक है, इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिल्की वे क्या है मेरे साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्की वे क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक आकाश गंगा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रकाश वर्ष है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है महासागर है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पेन स्पर्मिया है।
तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? मिल्की वे मेरे साथियों क्या है? एक आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा। इसका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। नहीं, आकाश गंगा एक मिल्क वे। क्या है? मिल्की वे है जो एक आकाश गंगा है। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन सी अनुपस्थिति थी? यानी मिलर का जब प्रयोग था निम्न में कौन अनुपस्थित था? CH4 मेथेन अनुपस्थित था, अमोनिया अनुपस्थित था, H2 था या O2 था? तो मेरे साथियों यानी अनुपस्थित पूछ रहा है। कौन सा? अनुपस्थित। उपस्थित का नहीं पूछ रहा है मेरे साथियों। सबसे पहले क्वेश्चन को अपने ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं अनुपस्थित को पूछ रहा है। तो मेरे साथियों यहाँ से जो राइट आंसर निकलने वाला है वो होगा कौन सा? कौन से आंसर के पास जाने वाले हैं मेरे दोस्तों हम? तो मेरे दोस्तों हम जाने वाले हैं O2 के पास। यानी मिलर का जो प्रयोग था जिसका O2 था वो अनुपस्थित था। क्या था? O2। इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। क्या? कौन सा ऑप्शन राइट माना जाएगा? डी ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन है जो राइट हो गया। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। कौन सा क्वेश्चन? अगला बेहतरीन क्वेश्चन। बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद सलने और व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं। ये उदाहरण है मेरे साथियों। बिल्ली और जो छिपकली के अग्रपाद होते वो तो होते हैं चलने के लिए। अब बात एक शब्द है या व्हेल। व्हेल एक मेरे साथियों मछली का नाम है। किसका? मछली का नाम है, जिसके अग्रपाद तैरने में काम आते हैं। और उसके बाद दिया गया है चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, ये उदाहरण क्या कहलाते हैं? समवर्ती अंग कहलाएंगे, समजात अंग कहलाएंगे, अनुकूली विकिरण कहलाएंगे या अपसारी विकास कहलाएंगे? तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो हम जाने वाले हैं समजात अंग के पास। किसके पास? समजात अंग के पास। मेरे साथियों इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। क्यों राइट माना जाएगा? समजात अंग यानी बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद, व्हेल के अग्रपाद तो तैरने के अंदर काम आते हैं, तो ये एक ही समजात अंग के अंदर होते हैं। तो मेरे साथियों इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यानी उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति का सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया गया था। डार्विन के द्वारा किया गया, लेमार्क के द्वारा किया गया, डिब्रीज द्वारा किया गया या अरस्तु द्वारा किया गया? तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? तो इसका मेरे साथियों जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा सेकंड ऑप्शन यानी लेमार्क। बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाता है। यानी करते हैं लेमार्क की बात करते हैं लेमार्कवाद की अवधारणाओं की। पहली अवधारणा है कि वह कहता है कि प्रत्येक सजीव में जो शरीर में जैवबल होता है वो जैवबल पाए जाते हैं जिससे अंगों की वृद्धि होती है। और एक और भी है वो कहता है कि वातावरण का प्रभाव तथा नई आवश्यकताएं होती है। क्या होती है? वातावरण का जो प्रभाव है तथा नई आवश्यकताएं होती है। और एक और भी है अंगों का उपयोग व अनुपयोग, जैसे सांपों के पैर का विलुप्त होना। यानी सांपों के पैर जो यूज़ में नहीं लिए गए वो रेंग कर चलते, तो उसके कई दिनों के कुछ वर्षों के बाद अर्थात जो सांप के पैर थे वो विलुप्त हो गए। इस पर अब सांपों के अंदर पैर नहीं पाए जाते। अर्थात हम जिस चीज़ का कम प्रयोग करते हैं तो वो विलुप्त हो जाती है। जैसे कि डायनासोर थी तो वह प्रकृति से अभी विलुप्त हो चुके हैं। अर्थात मेरे साथियों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी लेमार्क है। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया था। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। डार्विन के किस स्थान को उद् विकास की जीवित प्रयोगशाला माना? गैलोपेगोस द्वीप द्वारा, लक्षद्वीप, मेडागास्कर द्वारा, मालदीव द्वारा? यानी प्रयोगशाला माना था मालदीव को, मेडागास्कर को, लक्षद्वीप को या गैलोपेगोस द्वीप को? तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ए ऑप्शन, गैलोपेगोस द्वीप को। क्या माना था?
ए ऑप्शन को माना था प्रयोगशाला, जीवित प्रयोगशाला का माना था। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित। हाँ दोस्तों, 5 स्टार वाला क्वेश्चन। निएंडरथल मानव का मस्तिष्क था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों। परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, रीट लेवल की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त साथियों। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उसके जो मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का दो था 900 सीसी था, 1700 सीसी था, 800 सीसी था, 700 सीसी था। तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा। अब इसके राइट आंसर आने से पहले हम बात करते हैं निएंडरथल मानव क्या था। अर्थात ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, कब 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व एशिया के देशों में रहते थे। कब, कहाँ पर, मध्य एशिया के देशों में, पूर्वी व मध्य एशिया के देशों में रहते थे। इसके कपाल क्षमता की बात करें, सीसी की बात कर रहा है, कब, किसकी, कपाल क्षमता की 1400 ग्राम थी, ठीक है, 1400 सीसी थी। इसे आधुनिक मानव के समान ही थी। कब, आधुनिक मानव के समान ही थी। अपने शरीर की रक्षा के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, यानी अपने शरीर की रक्षा के लिए ये जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे। किसकी, जानवरों की खाल का प्रयोग। वे अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। अर्थात आपने भी करते हैं ना कि वो अपने पूर्वज जो खत्म हो, मृत्यु हो जाती है तो उनको जमीन में गाड़ते थे तथा आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। किसकी, आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। अर्थात इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। किसका, बी ऑप्शन है राइट माना जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 1700 सीसी बताया जा रहा है, क्या बता रहा है, सीसी। अर्थात सीसी क्या है, सीसी की फुल फॉर्म क्या है। सीसी की फुल फॉर्म की बात करें मेरे साथियों तो सीसी की फुल फॉर्म है क्रेनियल कैपेसिटी। किसकी, क्रेनियल कैपेसिटी, कपाल क्षमता यानी क्रेनियल कैपेसिटी। तो मेरे साथियों इसका बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित। सीलाकैंथी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों। क्या है सीलाकैंथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीलाकैंथी क्या है, एक विलुप्त मछली है, वर्तमान छिपकली है, विलुप्त मेंढक है या वर्तमान मेंढक है। तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा विलुप्त एक मछली है। सीलाकैंथी नाम की एक मछली थी वो जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी। इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है जो राइट माना जाएगा मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन राइट माना जाएगा। अब बात करूं मैं सीलाकैंथी की तो सीलाकैंथी थी सन, क्या बात करें, सन 1938 में। कब मेरे साथियों, 1938 के अंदर। कब, 1938 में दक्षिणी अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई। वो क्या कहलाएगी, सन 1938 में दक्षिणी अफ्रीका में मछली पकड़ी गई थी, वो वही थी सीलाकैंथी जो विलुप्त मान ली गई। और ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं, लोबेभिन है पाली पर्व कहा गया। ऐसे जो प्राणी थे जो विलुप्त मान लिए गए तो उनके क्या कहा गया, लोबेभिन। बहुत ही शब्द अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या है, इंपॉर्टेंट शब्द, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शब्द है। लेबोफिन कहा गया, लेबोफिन कहा गया, यानी उसको बात करें तो पाली पर्व कहा गया, जो पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुई। किसके, उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होमो सेपियंस मानव विकसित हुआ। मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना ही क्वेश्चन आ गया, अपने ही बारे में क्वेश्चन आ गया कि होमो सेपियंस मानव कहाँ विकसित हुआ। अमेरिका के अंदर हुआ, अफ्रीका के अंदर हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, अज्ञात हुआ। मेरे साथियों मैं एक बात करूं, हम होमो सैपियंस नहीं है, हमारा जो नाम है वो है होमो सैपियंस केवल है। सैपियंस एक नहीं आएगा, दो आएंगे, होमो सैपियंस। अब बात कराए होमो सैपियंस कहाँ हुआ, तो मेरे साथियों जो होमो सैपियंस था वह हुआ था कहाँ पर,
अफ्रीका के अंदर। किसके अंदर? अफ्रीका के अंदर। तो मेरे साथियों यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा आंसर? बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। नहीं, अफ्रीका के अंदर हुए थे। कहाँ पर? अफ्रीका के अंदर। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। अब बात करें कि होमो सैपियंस ये अफ्रीका में विकसित तो हुआ था, ये तो बात क्वेश्चन में हो गई। अब ये कब हुआ था, कितने वर्ष पुराना हुआ था? 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हुआ था। कब? 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में। कौन से युग में? हिम युग में। मेरे साथियों यहाँ हिम युग में हुआ था। अब ये युग में आधुनिक मानव में पैदा हुआ था। कब? आधुनिक मानव में पैदा हुआ था। अब बात करें, मानव ने प्राग ऐतिहासिक गुफा की जो चित्रों की रचना थी लगभग 18,000 पूर्व की थी। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा अफ्रीका। नहीं, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। नहीं, बी ऑप्शन है जो राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है होमो इरेक्ट, क्रोमैग्नोन मानव, निएंडरथाल मानव, रामापिथेकस। तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा क्रोमैग्नोन मानव, अर्थात होमो सैपियंस ही होगा। आधुनिक मानव का जो नवीनतम है वो होगा होमो सैपियंस ही होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में ही बात कर चुके हैं, बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। होमो सैपियंस अर्थात होमो सैपियंस का दूसरा नाम ही क्रोमैग्नोन मानव भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोमैग्नोन मानव भी कहते हैं होमो सैपियंस को। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित, बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत किसके संबंधित है? मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग नामक महाविस्फोट सूर्य की उत्पत्ति, मंगल ग्रह की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति। तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, अर्थात सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन है मेरे साथियों राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? मेरे साथियों इस क्वेश्चन की पीछे बात कर चुके हैं हम कौन से इसका आंसर के पास जाने वाले हैं। उम्मीद क्लासेस आपके समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा है जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आपको दर्शन जरूर देंगे वो क्वेश्चन। यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लेमार्क ने की थी, डार्विन ने की थी, डीब्रिज ने की थी या मेंडल ने की थी? तो मेरे साथियों हम बात कर चुके हैं चार्ल्स डार्विन की, यानी सेकंड ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी पीछे क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी, अर्थात सन बात कर चुके हैं। कब मेरे साथियों? बात कर चुके हैं 59 के अंदर। कब? 59 के अंदर। तो मेरे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स सेओनजी कड़ी है पक्षी व सरीसृप के बीच की। एक शब्द आया है आर्कियोप्टेरिक्स, पक्षी व सरीसृप के बीच की है, पक्षी व स्तनधारी के बीच की है, स्तनधारी व सरीसृप के बीच की है या पक्षी व उभयचर के बीच की है? तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन मेरे साथियों, ए ऑप्शन जो राइट माना जाएगा। यानी पक्षी व सरीसृप के बीच की जो योजक संयोजी कड़ी है वो आर्कियोप्टेरिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ए ऑप्शन वाला राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ये मिलर ने दिया था, डार्विन ने दिया था, लेमार्क ने दिया था या हेकल ने दिया था? मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद क्लासेस के द्वारा आपके सामने उपस्थित, यानी इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। नहीं, जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत था वो हेकल ने प्रस्तुत किया था मेरे साथियों। किसने? हेकल ने। तो मेरे साथियों इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा आंसर? डी आंसर।
इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन उम्मीद क्लासेस की तरफ से आपके सामने उपस्थित। लुईस पांचर का सिद्धांत है मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 चांद लगाने वाला क्वेश्चन है। लुईस पांचर का सिद्धांत है जीवन की उत्पत्ति है कि जन्म प्लाज्मा सिद्धांत है कि रोगों का जन्म सिद्धांत है या स्वत जननवाद है। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है, तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा आंसर है, रोगों का जन्म सिद्धांत। अर्थात लुईस पांचर ने जो सिद्धांत दिया था वो रोगों का जन्म सिद्धांत दिया था। अर्थात मेरे साथियों इसका सी ऑप्शन है जो राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। प्रियोन का बना होता है मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। हर एक क्वेश्चन उम्मीद क्लासेस का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजिट कर लीजिए पूरे चैनल का। प्रोटीन का प्रियोन का बना होता है, वो प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है या इन सभी का बना होता है। मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है प्रियोन बना होता है मेरे साथियों। किसका किसका किसका, प्रोटीन का बना होता है मेरे साथियों। किसका, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का प्रियोन बना होता है वो होता है प्रोटीन का। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित। जीवन का भौतिक आधार है मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन का जीवन का भौतिक आधार है, प्रोटीन का आधार है, गवसीय अम्ल का आधार है, डीएनए तथा आरएनए का आधार है या न्यूक्लियोप्रोटीन का आधार है। तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो डीएनए तथा आरएनए का जो भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। किसका, डीएनए तथा भौतिक आधार, गुणों का आधार करना, आरएनए का आधार करना, इसका जो काम होता है वो जीवन के भौतिक के आधार के रूप में माना जाता है। अर्थात सी ऑप्शन है मेरे साथियों इसका जो राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद क्लासेस द्वारा। आज की इस बेहतरीन क्लास का बेहतरीन सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार दिया था मेरे साथियों, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसने दिया था, माल्थस ने दिया था, स्पेनर ने दिया था, लेमार्क ने दिया था या डार्विन ने दिया था। मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा आंसर होने वाला है मेरे साथियों, अर्थात मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अर्थात डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता का जो विचार दिया था वो किसने दिया था, डार्विन ने। तो आज की हम क्लास का क्या करते हैं, समापन। मैं उम्मीद क्लासेस की तरफ से आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड इस चैनल पर जो नए सदस्य हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्टेड रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।